हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें, क्योंकि यह टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक हिंदी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का संपूर्ण कोर्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता कोर्स है, कहीं पर सर्च कर लेना। महज 499 रुपये में दिया जा रहा है। ठीक है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर का 499 का है। आगे मैं बताती हूँ आपको। मैं टीजीटी पीजीटी पर काम कर रही हूँ, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, जल्दी होने वाला है। अगर आपको टीजीटी पीजीटी का बैच लेना है तो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, और ये भी पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता होगा। और ये नहीं कि सबसे सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, बेहतरीन होगा। पूरी जी जान से पूरी ताकत लगा रखिए। कम से कम 5 पुस्तकों का निचोड़ उस बैच में होगा। 5 पुस्तकों का निचोड़ मैं उसमें लेकर आ रही हूँ। अब देखेंगे आप, और यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपकी चलती ही रहेंगी। ये नहीं कि यूट्यूब पर आपको क्लास नहीं मिलेगी, वो भी आपको क्लास मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद के नाम पर पड़ा। आप सभी जानते हैं कि जो द्विवेदी युग का नाम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। और आचार्य शुक्ल ने, यानी रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का काल निर्धारण 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हुए नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। और इन्होंने भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान के अंतर्गत रखा है, और द्वितीय युग को इन्होंने, यानी द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। अब याद करने की थोड़ी सी ट्रिक देख लेना। जैसे द्विवेदी में क्या आ रहा है, द आ रहा है, और चाहे आप दूसरा कहिए, चाहे द्विवेदी कहिए या द्वितीय कहिए, तो ये भी द से शुरू हो रहे। ऐसे वर्ण से जोड़कर भी आप याद कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। जागरण सुधार काल कहा है। कहीं कहीं ये आपको नव जागरण भी मिल सकता है। तो जागरण सुधार किसने? द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण युग। पुनर्जागरण युग। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहा जाता है, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कंफ्यूज नहीं होना है। भारतेंदु युग पुनर्जागरण युग है, और डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, एक पुनर् है एक जागरण है। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ आप जो सब्जेक्टिव पेपर देंगे, यानी जो लिखित पेपर देने वाले हैं, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद बात है। क्यों है देखेंगे आप। देखिए इनकी विशेषताएं देख लीजिए आप एक बार। राष्ट्रीय नवीन धारणा, यानी कि इन विशेषताओं को, जो आप विशेषताएं पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसमें लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं। ये जो दिए गई विशेषताएं, इनको यानी किसी पुस्तक का सहारा लेकर या गूगल का सहारा लेकर भी आप इसे विस्तार से लिख सकते हैं। इतिवर्तात्मक, नैतिकता और आयम आदर्श, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन, साहित्य की शोधस्थता पर बल, देश प्रेम, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो ये द्विवेदी युग की क्या है, 8 विशेषताएं दी गई हैं। विशेषताएं और भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन क्या है, हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से, यानी जो पेपर के हिसाब से, ये 4 आप याद कर लोगे, यानी 8 याद कर लोगे, वो ही काफ़ी है। राष्ट्र की नवीन धारणा, इतिवर्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद, सभी काव्य रूपों का प्रयोग, भाषा परिवर्तन। भाषा परिवर्तन मतलब
जैसे कि क्या है, पहले ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, फिर धीरे धीरे क्या है हमारी खड़ी बोली आ रही थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में लिखा हुए लिखने पर बहुत जोर दिया था, और भाषा की शुद्धता पर यानी व्याकरण के नियमों पर भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत जोर दिया था, ने काफ़ी जोर दिया। साहित्य की उस उद्देश्यता पर बल, भाई साहित्य का एक उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं कि साहित्य का क्या है जनमानस को जागरूक करने वाला होना चाहिए, या फिर क्या समाज में कुछ प्रेरणादायक होना चाहिए, समाज में अच्छाई को बढ़ाने वाला होना चाहिए। देश प्रेम प्रवण यानी देश के क्या है, देश में देश प्रेम होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। सामाजिक समाज में जो समस्याएं हैं उन पर चित्रण होना चाहिए, जैसे बाल प्रथा है, पर्दा प्रथा है, अशिक्षा है, आडंबर है, तो इनका तमाम समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए, और क्या लोगों को जागरूक करने वाला भी होना चाहिए। अब क्या है, ये प्रमुख कवि देख लीजिए। प्रमुख कवि तो यहाँ तो काफ़ी दिए गए हैं, लेकिन क्या है ज़्यादातर मैं बता दूंगी इनमें से बहुत ज़्यादा जोर किस पर देना है। वैसे नेट का पेपर तो काफ़ी गहराई से आने लगा है। द्विवेदी के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर तो ये द्विवेदी का नाम पड़ा ही है, ये तो महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। इसके साथ मैथिली शरण गुप्त भी है, फिर रामचरित उपाध्याय है। देखिए महत्वपूर्ण मैं बाद में बताऊंगी, पहले सारे बता देती हूँ। रामचरित उपाध्याय, लोचन पांडे, राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल सेनेई, रामनरेश त्रिपाठी, लाला भगवान दीन, रूपनारायण पांडे, सत्यनारायण कबीरतन, वियोगी हरि। अब ये 12 है, जिनमें से आपको आचार्य महावीर प्रसाद तो पढ़ना ही है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। मैथिली शरण गुप्ती बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद लोचन पांडे बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है नाथूराम शर्मा भी, नाथूराम शर्मा शंकर भी ये है। फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी इम्पोर्टेंट है। फिर रामनरेश त्रिपाठी, फिर इसके बाद है वियोगी हरि। बाकी भी पढ़ लेना, लेकिन ये 4-5 तो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अब उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। रचनाएं आप देख ले, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये भी महत्वपूर्ण है, कवि आ रहे हैं आपके। मुकुटधर पांडे से भी प्रश्न बनते हैं, और श्रीधर पाठक से भी। बाल मुकुंद गुप्त, यहाँ से भी जो बाल मुकुंद गुप्त है ये हरियाणा के थे। हरियाणा के कवि बहुत कम हुए हैं, लेकिन इनके शिव शंभू का चिट्ठा इनका बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद कर लेंगे। बाकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी, जिनका क्या है प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना है, 1914 में ये लिखा गया था। 17 इसमें सर्ग हैं, ठीक है, 1914 में लिखा गया था, 17 इसमें सर्ग है, और एक खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था ना, ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे युग का नाम इनके नाम पर पड़ा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में क्या इनका जन्म हुआ था। 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म इनका ग्राम दौलतपुर जनपद रायबरेली उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1864 में इनका जन्म हुआ था। 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1903 से लेकर 1920 तक ये क्या है, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, और खड़ी बोली की स्थिरता प्रदान करने थे, उसका परिष्कार करने का श्रेय इन्हीं को है। ये लेखक, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, संपादक, सर्वोत्तम प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। कहने के मतलब कवि भी थे। कवि मतलब कविता करने वाला, लेखक मतलब लेखक में सब कुछ आ जाता है, जो भी लिखता है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी, सब कुछ। आलोचक मतलब आलोचना करने वाला, किसी ने निबंध लिख दिया तो उस पर क्या है, इसकी भाई ये इसमें ये अच्छाई है, ये बुराई है। निबंधकार, निबंध में लिखे। अनुवाद किया दूसरी भाषाओं का, मान लीजिए पहले रचना थी ब्रज भाषा में, फिर उसका अनुवाद कर दिया खड़ी बोली में, तो वो अनुवादक रचना। फिर है संपादक, संपादक मतलब पत्रिकाएं छापना वगैरह, ठीक है। तो मौलिक एवं अनुदित गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या 80 है। जैसे मौलिक है मतलब खुद के जो लिखे हुए हैं, अनुदित मतलब अनुवाद किया हुआ, मतलब दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया हुआ। मौलिक काव्य रचना में रुचि नहीं थी, यानी इनकी मौलिक में रुचि नहीं थी, अनुवाद करने में ज़्यादा ये क्या है शौक रखते थे। रसक रंजन 1920 की है। चीटी से लेकर हाथी पर्यंत, ये कहते हैं कि चीटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक, और वो क्या है
बिंदु से और क्या मनुष्य से लेकर बिंदु तक, समुद्र से लेकर जल तक, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता लिखी जा सकती है। कहने का मतलब सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब पर कविता लिखी जा सकती है। और ये किसका कथन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो याद रखेंगे स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, तो ये इनकी है। फिर बता देती हूँ, अगर आपको ये संपूर्ण नोट्स चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते हैं और बेहतरीन है। सिर्फ 499 रुपये में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हैं, और टीजीटी पीजीटी का भी हमारा जल्दी ही कोर्स शुरू होने वाला है। जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, अयोध्या का विलाप, कान्य कुब्जा, वलीवर्तम। तो ये क्या है, इनकी क्या रचनाएं हैं। और अनुदित देखेंगे जिसमें अनुवाद क्या, विहार वाटिका, कवि करते वे, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, कुमार संभव। अब क्या संपादन तो आप सभी जानते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे अयोध्या सिंह। इसके बाद ये अब हमने अगला कवि पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब तक हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी पढ़ा था और अब हम अगला कवि पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जन्म इनका देख लेंगे 1865 और 1947 में क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इनकी मृत्यु हुई थी। ग्राम का नाम है निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ में हुआ था। द्विवेदी की महानुभूति, खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित करने वाले महान कवि। यानी कि जो खड़ी बोली में काव्य जो रचना, काव्य मतलब कविता की, खड़ी बोली में कविता करने वाले भैया कवि रहे हैं, इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, और अब देखें कि रचनाएं प्रिय प्रवास में बता चुकी हूँ। हिंदी का खड़ी बोली का, यानी खड़ी बोली का याद रखें, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मैं ये भी बता दिया था कि 1914 में लिखा गया था। इसमें 17 सर्ग है। पर्दे और परसुन ये 1925 में, देखो पैसे परसुन पैसे 25 याद रख सकते हैं। चुभते चौबदे 1924, चोखे चौबदे 1932। पारिजात क्या है 1937 में लिखा गया था। पैसे पारिजात पैसे 15 क्या है, इसमें सर्ग है। पैसे पारिजात पैसे 15 सर्ग है। कल्पलता क्या है 1937 ईस्वी में लिखा गया है। वेदई वनवास 1941 में। और क्या इसमें 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। ये सर्ग बहुत पूछे जाते हैं, सर्गों को आप याद कर लेंगे। ठीक है, ग्राम गीत 1937। ठीक है, और प्रेम पुष्पौरी, प्रेम प्रपंच, प्रेम रसन, प्रेम बहादुर वारिदी आदि क्या है, देखो ये प्रेम प्रेम लगा हुआ है। इनको विशेष करके किसकी, हरिओद की रचनाएं, जैसे प्रेम पुष्पहार, प्रेम प्रपंच है, प्रेम बाम्बू है, प्रेम प्रश्रवण है, प्रेम वारिधि है। ठीक है, रीति ग्रंथ, रस कलश 1900, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रस कलश इनका काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। रस कलश 1931। फिर है इनका गद्य। गद्य मतलब ये होता है जो कविता को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें गद्य में आती हैं, जिसमें नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा है। कहने का प्रय कविता को छोड़कर सब कुछ गद्य में आता है। और कविता किस में आती है? पद्य में आती है। ठेठ हिंदी का ठठ, अधकिला फूल, प्रेम कहानी था, वेनिसा का बांका एवं हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम, यानी प्रिय प्रवास का पहले क्या नाम था? वज्रांगना विलाप। ये जय में आकर डंडा लगा लेना, वज्रांगना विलाप है भाई इसका। ठीक है, ये जय लगा नहीं है। और वैसे देखा जाए तो क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या है, महाकाव्य नहीं माना है। हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए, प्रिय प्रवास को किसने महाकाव्य नहीं माना है, तो आप याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल को नहीं माना है। संपूर्ण संस्कृत वर्तों पर आधारित है। प्रिय प्रवास एवं हरिओज को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था।
तो ये है प्रिय प्रवास पर इनको कौन सा सम्मान मिला है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पर क्या है सम्मान दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो भाई देख लेना, ये नोट्स हैं आपके, आपको पसंद आए तो ले सकते हो आप। देखें काफ़ी आगे भी हैं, ये देख सकते हैं सारे, ये आपके नोट्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, संपूर्ण शुरू से लेकर अंत तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है। और बहुत जल्दी हमारी क्या है, टीजीटी पीजीटी की भी क्लास शुरू होने वाली है। जिसको टीजीटी पीजीटी के चाहिए, और देखो मैं ये कह रही हूँ कि बार बार में कि वो बड़े ही बेहतरीन जो टीजीटी पीजीटी वाले के बता रही हूँ, क्योंकि भाई देखो मैंने उसमें इतना एफर्ट किया कि मैंने 5 पुस्तकें मिलाकर उनको बिल्कुल निचोड़ बना रही हूँ मैं। और जब मेरे तैयार हो जाएंगे, वो तो मैं आपके साथ के साथ पढ़ाती रहूँगी, वैसे वो मेरे तैयार होते रहेंगे। तो जब तैयार हो जाएंगे तो देख लेना, EMRS NVS की मैं बिल्कुल गारंटी लूँगी कि 100 में से कम मेरी कोशिश है। वैसे तो 100 की 100 कोशिश करता है इंसान, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि 100 में से कम आपको 90 क्वेश्चन या 80 प्लस क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिले। इतनी मेहनत नहीं, 7-8 घंटे लग रहे हैं मुझे तैयार करने में। और ये चाहिए आपको, क्या है इसका चाहिए, ये नोट्स आप मेरे चाहिए आपको, ये आपके काम आएंगे। वैसे पीजीटी में भी आ सकते हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पीजीटी में और आपके नेट JRF में और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये आपके काम आने वाले नोट्स हैं। तो ये पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ते हैं, जिसमें है 499 रुपये में। बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है HPSC की, ये आपके वहाँ बहुत काम आएंगे। अगर आप बाद में लेंगे तो फिर मैं इनका भाई प्राइस बढ़ा दूँगी, यानी 1500 रुपये के ये हो जाएंगे। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है, तो अभी जिनको लेने हैं ले लेना। और मैं नंबर क्या है अभी आप एक बार नोट कर सकते हैं, किसी को लेने हैं तो 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर कमेंट बॉक्स में जवाब देना मुमकिन होगा तो मैं जवाब ज़रूर देती हूँ, और मैं हमेशा देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं जो कमेंट बॉक्स में नहीं बता जा सकते, तो मैं स्पेशल उनकी वीडियो भी बना दूँगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि TGT से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक हिंदी विषय की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, ऐप पर भी मिलती रहेंगी, जैसी आपकी मर्ज़ी आप कैसा पढ़ना चाहें। अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर किया करो जो भी। और बस आज के लिए इतना ही। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।